नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने मौर्य साम्राज्य में का इतिहास कैसे लिखा गया, हमारे देश में किन किन साक्ष्यों को लेकर लिखा गया, उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य में जो राजा हुए, कौन कौन से महान शासक हुए। उनमें तीन नाम है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। इनके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने कैसे मौर्य साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया, कैसे भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना की और भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य और पहला साम्राज्य स्थापित किया गया मौर्यों के द्वारा, जो एक विशाल साम्राज्य था। आपने पहले सुना होगा कि अशोक ने जो एक सेना स्थापित की या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया, उस साम्राज्य की सैन्य शक्ति या फिर किसी भी तरह की शक्ति जो नंद थे उनसे 3 गुना ज्यादा थी। ये वही नंद है जिनसे डरकर द अलेक्जेंडर ग्रेट, सिकंदर की सेना यहां को छोड़कर भाग गई थी, डर के भाग गई थी, ऐसा बोला जाता है। तो उस सेना से भी, उस साम्राज्य से भी 3 गुना बड़ा साम्राज्य मौर्यों का हमारे देश में स्थापित हुआ और भारत को एक प्रशासन की व्यवस्था दी गई। इसके बारे में हमने देखा कि बहुत सारे विदेशी विवरणों में भी दिया हुआ है, पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास पुराणों में लिखा हुआ है। तो इन सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो हम इसको समझ पाते हैं और इसके इतिहास को हम आगे समझने के लिए हमको रास्ता मिल जाता है कि हम किस प्रकार से, किस प्रकार की सत्ता थी हमारे यहाँ और कैसा एक प्रशासनिक व्यवस्था हमारे द्वारा स्थापित की गई थी। इसके लिए एक पाथ मिल गया है कि अब आगे जाके जो राजा होंगे तो पिछले राजाओं से, जो मौर्य वंश था, उससे शासन की सीख ले सकते थे। तो अभी यहां पर हम मौर्य साम्राज्य के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार शासन स्थापित किया, हम उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, सभी राजाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल जानेंगे अशोक तक, और फिर ओवरऑल जो मौर्य साम्राज्य का इंप्रेशन था साम्राज्य के ऊपर, प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर, आर्थिक नीतियों के ऊपर, उन सबको भी समझने का हम प्रयास जरूर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह कहा जाता है कि ये एक सामान्य व्यक्ति थे, कोई राजा के घर से संबंधित नहीं थे। चाणक्य ने इनसे बदला लेने के लिए, एक प्रकार की स्टोरी भी हो सकती है, गल्प भी हो सकता है, पर ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों ने भी माना है कि चंद्रगुप्त एक सामान्य परिवार से थे। कुछ जो परंपराएं हैं, जो ब्राह्मणवादी परंपराएं हैं, उनके द्वारा, ब्राह्मण परंपराओं के द्वारा इन्हें जो है तो शूद्र माना जाता है। किनकी माता शूद्र थी और चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे, पर जैन और बौद्ध की परंपराओं के द्वारा यह माना जाता है कि ये क्षत्रिय थे। जैन एवं बौद्ध परंपरा में यह माना गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। अब इनमें किसके कथन को सही माना गया है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो कहीं कहीं पर ब्राह्मण परंपराओं की बात की जा रही है, पर 2 जगह करेक्ट है, क्योंकि जैसे जो 2 जगह एक ही बात कही गई है, जैन परंपरा में है और बौद्ध परंपरा में, दोनों जगह बोला जा रहा है कि ये क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। ये राजा के लड़के जरूर नहीं थे, राजवंश से संबंधित नहीं थे, पर इनका जो कुल था वो क्षत्रिय का ही था, तो ये क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। पर जो ब्राह्मण परंपराओं के अनुसार है, ब्राह्मणों के जो पुराण हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो इनको शूद्र बताते हैं। तो इसमें ज्यादातर बात इन्हीं की मानी जा रही है, क्योंकि 2 धर्मों के द्वारा, 2 संप्रदायों के द्वारा, परंपराओं के द्वारा इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। तो ये एक प्रकार से सामान्य परिवार से संबंधित थे चंद्रगुप्त। फिर क्या हुआ है, इनको चाणक्य के द्वारा खोजा गया था। आपने एक सीरियल भी देखा होगा, एक चाणक्य करके सीरियल आता था, चंद्रगुप्त मौर्य भी सीरियल आता था, तो उनमें आपने देखा हुआ होगा कि चाणक्य का घनानंद के द्वारा कुछ अपमान कर दिया जाता है, उनको काला कलूटा ब्राह्मण कह के ऐसे कुछ बोला जाता है। तो वो अपनी शिखा खोल देते हैं और कहते हैं कि जब तक भारतवर्ष से नंदों का शासन समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक जो है तो अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे। उसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त जो है तो कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त को खोजा जाता है और इन्हें ट्रेंड किया जाता है भारत पर शासन करने के लिए और भारत को अखंड साम्राज्य बनाने के लिए। बोला जाता है ऐसा कि अब भारत में जो घनानंद हैं वो एक ऐसे शासक हैं, गलत शासन के हाथों में भारत चला गया है, तो उसको भारत को इसके शासन से मुक्त कराना है। उसके लिए चाणक्य प्रयास करते हैं और चंद्रगुप्त इनकी सहायता से, चाणक्य की पॉलिटिक्स की सहायता से, चाणक्य के दिमाग की सहायता से क्या करते हैं, चंद्रगुप्त 321 ईस्वी पूर्व में के आसपास घनानंद को मार देते हैं और सत्ता हासिल कर लेते हैं। तो 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जाती है, मौर्य साम्राज्य भारत में स्थापित हो जाता है।
अब ये बहुत ही प्रतापी राजा हुए, इनके जो कौटिल्य थे ये बहुत ही बुद्धिमान माने जा रहे थे। तो इनमें दो बुकों का रेफरेंस पहले ही आपने देखा होगा कि मुद्रा राक्षस की बात आती है जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो मुद्रा राक्षस में बहुत कुछ बताया गया है मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में। मुद्रा राक्षस जिसे विशाख दत्त ने लिखा था, पुस्तक का नाम डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप जरूर इसे याद करिए कि मुद्रा राक्षस। तो इसमें यह बताया गया, इसमें नाटकों के माध्यम से यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त के खिलाफ जो उनके शत्रु थे उन्होंने जो षड्यंत्र किए तो उनसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त का प्रोटेक्शन कैसे किया इसके बारे में बताया जाता है। हमारे मुद्रा राक्षस जो बुक है, पुस्तक है, उसमें बताया गया है। तो किसी भी तरह से आप जो पुरानी पुस्तकें आप ये मत समझिए कि ओरिजिनल फॉर्म में मिल गई हैं, इनको संकलित ही किया गया है, ओरिजिनल राइटर का फॉर्म नहीं मिला है। बाद में 3-4-5 ईस्वी के बाद, मौर्य साम्राज्य के कुछ ईस्वी बीत जाने के बाद, सदी बीत जाने के बाद इनका संकलन किया गया है और लिखा गया है। मूल रूप से ये नहीं मिले हैं। अब इनसे कैसे जानकारी मिलती है कि वहां पे शासन व्यवस्था कैसी थी, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा क्लियर किया था, अभी ये देख लेते हैं। जैसे यहां पर कोई कहानी लिखी हुई है, बताया गया है कि एक राजा है, राजा के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जा रही है, कहां एक छोटे गणराज्य है, वहां का कोई मुखिया है, तो ऐसे चीजें क्लियर होती है कि अच्छा उस टाइम पे अगर कोई, चाहे वो कहानी काल्पनिक ही क्यों ना हो, पर अगर लेखक का व्यू देखे तो ये पता चलता है कि वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था थी जहां पर राजा सुपीरियर था, मुखिया हुआ करते थे गांवों में, और छोटी छोटी इकाइयों में साम्राज्य बटा हुआ करता था। दंडों का प्रावधान है, जैसे अब जिस हिसाब से वहां पर दंड दिए जा रहे हैं, लेखक ने जो अपने साम्राज्य में देखा होगा वही दंड विधान वह अपनी कहानियों में भी लिखता है, चाहे वह कहानी काल्पनिक ही क्यों ना हो। तो यहां पर क्या होता है, जब दंडों की बात आती है कि लेखक राजा के द्वारा किसी को दंड दिया गया है, तो उसमें बताया जाता है लेखक के द्वारा कि राजा ने किसी को मृत्यु दंड दिया है, किसी के हाथ पैर काटने की सजा दी है, तो जो भी है तो उससे इस प्रकार का सिस्टम पूरा पता चलता है, वर्ण व्यवस्था पता चलती है। अगर लेखक के द्वारा लिखा जाता है कि किसी निचली जाति का व्यक्ति राजा के पास आता है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि निचली जाति का व्यक्ति है, मतलब वहां पर ऐसी वर्ण व्यवस्था की बातें उस साम्राज्य में जिस टाइम पीरियड पे ये लिखा गया वहां पर ये बातें चल रही थी। तो इसी प्रकार जो मुद्रा राक्षस और अर्थशास्त्र है, ये दो इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है जो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको डिटेल में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अर्थशास्त्र आज भी बहुत प्रोमिनेंट ग्रंथ है, राजनीति से संबंधित, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे देशों में के संविधानों में या फिर बहुत सारी शासन व्यवस्थाओं में यूज की गई हैं, और वो बेसिकली किसमें पहले ही वर्णित थी, पहले से ही अर्थशास्त्र में वर्णित थी। ये सभी संकलित ग्रंथ हैं। ऐसे ही जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, वह भी जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताती है। अब ये मेगास्थनीज कौन थे, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त ने क्या किया था, हमने आपको बिल्कुल एक बात बताई थी कि सिकंदर जब यहां से जीत कर चले जाते हैं तो क्या करते हैं, 3 जो गवर्नर होते हैं, 3 राज्यपाल होते हैं, 3 गवर्नर, यूनानी गवर्नर, 3 यूनानी गवर्नरों के मध्य जो अपना शासन है, जो अपना अधिकार क्षेत्र है, वो बांट के 3 यूनानी गवर्नरों के बीच में सिकंदर चले जाते हैं। सिंधु नदी के उस पार के एरिया को इन्होंने जीता था, तो वहां का जो एरिया था, मतलब जो आजकल का अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया है, तो वहां पर जो सिकंदर का शासन था वो इन्हीं 3 यूनानी गवर्नरों के द्वारा चलाया जा रहा था। उनमें से एक थे सेल्यूकस। तो सेल्यूकस का युद्ध होता है चंद्रगुप्त से, और सेल्यूकस को चंद्रगुप्त पराजित कर देते हैं। यह नाम जरूरी है, सेल्यूकस इनका नाम था। तो सेल्यूकस, निकेटर इनको बोलेगा, सेल्यूकस को ही चंद्रगुप्त ने पराजित किया था, और इसी सेल्यूकस ने अपना राजदूत भेजा था जिसका नाम मेगास्थनीज था। अब चंद्रगुप्त जीतने के बाद क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि इनको भगा देते हैं या फिर कुछ भी किया गया हो, जो भी हो, इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब सेल्यूकस या फिर जो यूनानी साम्राज्य है वो मगध साम्राज्य, आप बोल रहे हैं इनका मौर्य साम्राज्य के अधीन ही शासन करेगा। तो सेल्यूकस ने जो अपना राजदूत भेजा था, अपनी बेटी की शादी करते हैं, बहुत सारे हाथी उपहार में देते हैं, तो जो उनका राजदूत था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, वहां की व्यवस्थाओं को देखा, प्रशासन को देखा, और जो अपनी पुस्तक लिखी तो उसमें इन्होंने सारी जानकारी दी। बाद में उन्हीं कोट्स का यूज करके अन्य यूनानी लेखकों ने जब अन्य किताबें लिखी तो उन्हीं सब कोट्स का संकलन किया गया और एक पुस्तक बनाई गई जिसका नाम इंडिका था। ये एक यूनानी विवरण है जो चंद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताता है। तो ये थी चंद्रगुप्त की बात, मुद्रा राक्षस कैसे जानकारी हुई। अब इनकी विजय का अभियान हुआ, इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, जीता, साम्राज्य को बहुत दूर दूर तक फैलाया। गिरनार का जो अभिलेख है वो बताता है कि इनका शासन सौराष्ट्र तक, मतलब आज के गुजरात तक इनका शासन फैल गया था। उधर गंगा वाले मैदान में तो इनका शासन था ही, सौराष्ट्र तक। और जो तमिल साहित्य हैं वो यह बताते हैं कि कर्नाटका, केरला तक इनका शासन, उत्तरी दक्षिण में कर्नाटक तक इनका शासन फैला हुआ था।
अशोक के भी अभिलेख बहुत सारे हमको कर्नाटक से प्राप्त हुए, तो सौराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब एरिया इनके मौर्य साम्राज्य में आने लगे थे। अब मौर्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो उसमें क्या व्यवस्थाएं थी जो चंद्रगुप्त के टाइम पे थी? तो चंद्रगुप्त के टाइम पे मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था में सबसे पहले क्या किया गया कि केंद्रीय सत्ता को केंद्रीकृत किया गया, सेंट्रलाइज व्यवस्था थी। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहां पर कुछ संघीय बातें भी सम्मिलित थी। कुछ जगह पे कुछ चीजों के निर्णय लेने के लिए राज्य के अलावा और जो नीचे के राज्य या फिर छोटे छोटे गणराज्यों में बटा था, संघों को बांटा गया था, बहुत सारे प्रांतों में बांटा गया था, तो उनमें भी निर्णय लेने के लिए सुरक्षित थे ये लोग, या फिर स्वतंत्र थे निर्णय लेने के लिए। तो व्यवस्था कैसे थी? सबसे पहले राजा ही सर्वोपरि होता था, राजा सर्वोच्च था यहां पे। तो व्यवस्था कैसी थी? जब राजा सर्वोच्च है तो व्यवस्था है केंद्रीकृत, राजा के द्वारा ही निर्णय लिया जा रहा है। अब राजा को सलाह देने के लिए एक बौद्धिक परिषद जरूर हुआ करती थी। राजा के निर्णय लेने के लिए मतलब सलाह देने के लिए राजा के एक बौद्धिक परिषद हुआ करती थी। अब वह परिषद का बात मानने के लिए राजा बाध्य था कि बाध्य नहीं था, इस पर ज्यादा बात नहीं की गई, इसके बारे में डिटेल्स नहीं बताया गया है। पर एक बौद्धिक परिषद थी जो राजा की सहायता किया करती थी निर्णय लेने में। बौद्धिक परिषद, राजा को सर्वोच्च था, केंद्रीकृत व्यवस्था थी, बौद्धिक परिषद थी, शासन को 6 अंगों में बांटा गया था और प्रत्येक अंग में 5 समितियां हुआ करती थी, उसमें सदस्य हुआ करते थे। उनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे जब शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अभी ये समझते हैं कि राजा यहां पर सर्वोच्च था और बहुत सारे प्रांतों में राज्य बटा हुआ था। अब प्रांतों में जो राज्य था, तो प्रांतों का जो सुपीरियर हुआ करता था वो ऐसा नहीं हुआ करता था कि मतलब किसी भी विषय, किसी भी व्यक्ति को उठाकर राजा बना दिया गया है या फिर प्रांत का प्रमुख बना दिया गया है, ऐसा नहीं है। प्रांतों के प्रमुख राजकुमार हुआ करते थे, अर्थात जो भी व्यक्ति राज परिवार से संबंधित था वही प्रांतों का राजा हुआ करता था। जैसे अशोक के बारे में पता होगा कि अवंती के ही राज्यपाल थे अशोक, बिंदुसार जब उनके पिता शासक थे तो अशोक वहां पर अवंती के राजा हुआ करते थे, अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। तो वैसे ही प्रांतों का प्रशासन राजकुमारों के द्वारा देखा गया था। और चाणक्य एक बात कहते थे कि जो छोटे छोटे गणराज्य हैं उनसे राज्य को हमारे खतरा तो नहीं है, पर राज्य को एकीकृत करने के लिए ये जो है तो घातक सिद्ध होते हैं, या फिर ये राज्य को एकीकृत करने में सहायता नहीं देते हैं। तो इसीलिए क्या क्या करना चाहिए, हमको इन छोटे छोटे गणराज्यों को भी समाप्त करना चाहिए, उन पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। छोटे छोटे गणराज्य और जो छोटे छोटे संघ थे राज्यों के बीच में, इनको भी चंद्रगुप्त के द्वारा जीता गया, बहुत सारे युद्ध लड़े गए और साम्राज्य का विस्तार किया गया। मौर्य साम्राज्य अपने टाइम पे बहुत बड़ा साम्राज्य था और प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की कि भारत को एक केंद्रीय सूत्र में पिरोया गया, जो बहुत सारे तक, अब इनके जाने के बाद बहुत दिनों तक वैक्यूम रहेगा। कुछ हद तक मुगलों के द्वारा स्थापित किया जाएगा, कुछ हद तक, और बहुत कुछ तक अंग्रेजों तक। क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि मौर्यों का जो साम्राज्य था उतना साम्राज्य तो अंग्रेज भी नहीं फैला पाए थे जहां तक मौर्यों का साम्राज्य था। क्योंकि जैसे अंग्रेज अब दक्षिण भारत में बढ़ जाते हैं, आप ये सोचेंगे कि अंग्रेजों का शासन दक्षिण भारत में भी था, पर क्या हो रहा था, पर अंग्रेजों के पास अफगानिस्तान वाला एरिया बिल्कुल नहीं था, तो उधर ये लोग घट भी जा रहे थे। तो आप ये समझिए कि सबसे मैक्सिमम शासन व्यवस्था या फिर सबसे मैक्सिमम शासन मौर्यों का था, सबसे ज्यादा लैंड पर ये लोग राज कर रहे थे। उसके बाद भारत में बहुत दिनों तक वैक्यूम रहेगा, इनको जाने के बाद छोटे छोटे राज्यों में भारत बंट जाएगा और इन पे जो है तो सत्ता शासन करने वाले कोई नहीं रह जाएंगे। मुगल कुछ दिन आएंगे, कुछ दिन केंद्रीय सत्ता प्रोवाइड करेंगे, फिर मुगलों का भी धीरे धीरे पतन हो जाएगा। तो ये मौर्यों का प्रशासन बहुत अच्छा था, इन्होंने प्रशासन की अच्छी व्यवस्थाएं की थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इतनी बड़ी विशाल सेना, बोला जाता है कि 9000 हाथी, घुड़सवार, इनके सब कुछ 6 अंग थे इनकी सेनाओं के। तो इन सेनाओं को चलाने के लिए आर्थिक गतिविधियों की आवश्यकता थी, जो मौर्य प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है, नींव बोला जाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, रीढ़ की हड्डी बोला जा रहा है। क्योंकि किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता होती है, और वो होती है सबसे महत्वपूर्ण चीज, अर्थतंत्र, अर्थात पैसे या धन संपदा की आवश्यकता होती है। तो ये कैसे, टैक्स कलेक्शन कैसे था, आर्थिक गतिविधि कैसी थी, थोड़ा आर्थिक गतिविधि को भी देख लेते हैं चंद्रगुप्त के टाइम पे कैसे थी। पहली बात तो इन्होंने बहुत बड़ी सेना मेंटेन करके रखी हुई थी, घुड़सवार थे, हाथी थे, पैदल सैनिक थे,
तो इन सेनाओं को मेंटेन करने के लिए राजा को धन की आवश्यकता हुआ करती थी। यहां पर क्या हुआ, एक व्यवस्था स्टार्ट हुई है कि सैनिक, प्रॉपर सैनिक रखे जाएंगे। पहले क्या हो रहा था, पहले के युद्धों में ऐसा हुआ करता था कि राजा क्या करते थे, सामान्य युद्धों में, सामान्य दिनों में नॉर्मल काम करते थे सैनिक भी, और जब देश को आवश्यकता पड़ती थी तो क्या किया जाता था कि जो किसान मजदूर थे इन्हीं को बुला के सेना बनाई जाती थी। तो जो एक प्रकार के ट्रेंड सैनिक नहीं हुआ करते थे। पर क्या हो रहा है, जब से मौर्य प्रशासन आया है तो यहां पर प्रॉपर सेना रख रहा है राजा के द्वारा प्रॉपर सेना रखी जा रही है, जो हर समय राजा की और राज्य की सुरक्षा के लिए हुआ करती थी। तो इन आर्थिक गतिविधियों में सबसे पहले था जो कृषि योग्य भूमि है वो प्रोवाइड की जाती है। कृषि योग्य भूमि ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड की गई, जंगलों को साफ किया गया और कृषि योग्य भूमि प्रोवाइड की गई। और क्या किया गया है, आपको बिल्कुल पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म से संबंधित हो गए थे, तो यहां पर अहिंसा की बात करेंगे, अशोक भी आके अहिंसा की बात करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अब जब अहिंसा की बात हो रही तो जो मछली पकड़ने वाले हैं, जो मांस बेचने वाले हैं, तो उनका भरण पोषण कैसे होगा, तो राज्य व्यवस्था करता था। राज्य उन लोगों के लिए कृषि भूमि प्रोवाइड कर रहा था और बोल रहा था कि आप इन गतिविधियों को छोड़ के अपना जीवन यापन अब खेती के माध्यम से करें। राज्य क्या करता था, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया करता था। उस समय ऐसे बोर वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो राज्य के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। उसके लिए थोड़े बहुत जो पैसे थे वो भी राज्य इनसे ले रहा था। पर जो कुल उपज थी उसका राज्य 1/4, 1/4 या 1/6 या 1/6 या 1/4, 1/4 या 1/6 हिस्सा इसका जो है तो कर के रूप में राज्य के द्वारा लिया जा रहा था। अब जैसी ऐसी व्यवस्था थी, जैसे सिस्टम थे, कहीं कहीं पे 1/4 भी लिए, 1/2 भी लिया जा रहा था, आधा हिस्सा। जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार राजा इनसे कृषि करने वालों से कर लिया करता था, जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। व्यापार वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में था, सभी को अपने काम डिसाइडेड थे, डिवाइड कर दिए गए थे और राजा प्रॉपर तरीके से यहां पर शासन कर रहे थे और प्रशासन की एक अच्छी व्यवस्था यहां पर स्थापित हो गई थी। हर चीज के लिए, रक्षा के लिए, अनुसंधान के लिए, हथियार को बनाने के लिए अलग व्यवस्थाएं थी, न्यायपालिका की अलग व्यवस्था थी, सब चीज के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। जैसे बाद में चलकर जिस व्यवस्था को करीब करीब किसके द्वारा, गुप्त साम्राज्य में भी अपनाया जाएगा, गुप्तों के द्वारा और शिवाजी के द्वारा अपनाया गया है। अलग अलग प्रशासन में, मतलब शासन को अलग अलग भागों में बांटकर उनके एक सुपीरियर को नियुक्त किया गया है और शासन की व्यवस्था की गई है। नंदों की, जैसे नंदों के यहाँ व्यवस्था थी, घानानंद से पहले जो व्यवस्था थी तो वहां पर भी इनकी व्यवस्था अच्छी थी, व्यवस्थाएं ठीक थी। पर एक कहते हैं कि एक राजा खराब हो जाता है तो सब कुछ व्यवस्था या फिर पुराने जो व्यवस्था है उसे भी वो नष्ट कर देता है, एक अच्छी व्यवस्था को भी वो खराब कर देता है। तो वैसे ही कंडीशन घनानंद के साथ भी हुई, जिसके जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने भारत के लोगों को एक अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराई। अब ये थे चंद्रगुप्त, जिन्होंने साम्राज्य को स्थापित किया, आर्थिक गतिविधियों को देखा, प्रांतों को देखा, किसके द्वारा शासन किया जा रहा है, इन सबको समझा। अब हम देखेंगे बिंदुसार और जो उनके लड़के हैं अशोक, जो सबसे महान प्रतापी राजा हुआ, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।